हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास का अर्थ यहाँ पर क्या है? जैसे इतिहास होता है जो पिछले कुछ जो वो घटनाएं घटित हुई उनका एक लेखा जोखा है ना। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का मतलब क्या है कि हिंदी साहित्य को लिखना कब से शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक कितना साहित्य लिखा गया, किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, किस किस कालखंड में किस किस प्रकार की विशेषताएं साहित्य में पाई जाती थी। इस प्रकार का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है वो हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब यूं तो हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है, इतिहास की नहीं, हिंदी साहित्य की, वो बहुत पुरानी है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन हुआ, उसका जो आरंभ हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ। यूं तो इससे पहले भी बहुत सारे लेखकों ने कुछ पुस्तकों में हिंदी के कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन किया था। व्यक्तित्व एवं कृतित्व मतलब वो जो लेखक हैं उनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। उदाहरण के लिए 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल, कालिदास हजारा आदि इन ग्रंथों में हमें विभिन्न कवियों के विषय में कुछ सूचनाएं तो प्राप्त होती हैं, परंतु इनमें प्रायः किसी धर्म अथवा संप्रदाय विशेष की भावना से प्रेरित होकर कवियों का वर्णन किया गया है। मतलब कि इन ग्रंथों में कुछ कवियों का, कुछ विद्वान, कुछ साहित्यकारों का या कुछ संतों का कह लीजिए कि जो भक्त कवि थे उनका वर्णन मिलता है, परंतु वो हिंदी साहित्य के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमें प्रदान नहीं करते हैं। आधुनिक काल से पूर्व काव्य ध्रुव, रस चंद्रोदय, दिग्विजय भूषण आदि रचनाओं के नाम भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। यह ग्रंथ भले ही इतिहास संबंधी अधिक सूचनाओं को प्रदान नहीं करते, लेकिन हिंदी साहित्य के लेखन में यह सहायक सिद्ध हुए हैं। इन रचनाओं में कालक्रम, सन, संवत तथा विषय वस्तु आदि का भी कोई प्रामाणिक विवेचन नहीं मिलता। मतलब जैसे कि ये शुरुआती दौर की रचनाएं हैं और इनमें बहुत कुछ विवेचना हमें नहीं मिलती जिससे कि हम हिंदी साहित्य के बारे में एक विस्तृत जानकारी हासिल कर सकें। बस ये एक प्रारंभिक रचनाएं कही जा सकती हैं। अतः इन रचनाओं को इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। फिर भी किसी भी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए अतीत के साहित्य का अनुसंधान, तत्कालीन रचनाओं की प्रामाणिकता और उनके काल क्रम अनुसार ग्रंथों की सूची आदि संग्रह होना भी आवश्यक है। मतलब कि इन ग्रंथों में जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है, उन ग्रंथों में जो भी जानकारी उपलब्ध होती है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल बेकार है। उससे भी हमें कुछ सहायता मिलती है, लेकिन पूरी जानकारी हमें वहाँ से नहीं मिलती। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को 3 भागों में मुख्य रूप से बांट दिया है: आरंभिक काल, विकास काल और आधुनिक काल। अब देखिए आरंभिक काल में क्या हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के प्रथम युग में इतिहास संबंधी सामग्री जुटाने का कार्य किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान गासा द तांसी को दिया जाता है। तो देखिए, सबसे एक अचरज भरी बात यह है, हैरान करने वाली, कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का पहला प्रयास जो किया गया वो एक फ्रेंच विद्वान ने किया। उनका नाम था गासा द तांसी। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा के विद्वान होते हुए भी इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये फ्रेंच भाषा में उनके ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ का प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने हिंदी तथा उर्दू के लगभग 750 कवियों का परिचय दिया। उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह है कि गासा द तांसी ने हिंदी और उर्दू के लेखकों को एक साथ सम्मिलित कर लिया। तो इस पुस्तक में सबसे बड़ी समस्या बच्चों यही थी कि उन्होंने 750 कवियों का परिचय तो दिया, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के जो लेखक थे उनको मिक्स कर दिया, मिला दिया मतलब। इसलिए
इस ग्रंथ का कलेवर भी बहुत अधिक बढ़ गया। इसमें उर्दू के कवियों का परिचय अधिक होने के कारण इसका महत्व हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से कुछ कम हो जाता है, यानी कि वहाँ जो विवरण है वो उर्दू के कवियों का अधिक है। परंतु फिर भी हमें यह तो स्वीकार करना होगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ इसी ग्रंथ से हुआ। इस ग्रंथ में लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। मतलब कि वहाँ एक ऊपरी सी जानकारी हमें मिलती है, ना उन्होंने इतिहास को कालखंडों में बांटा और ना ही उन कालखंडों में जो साहित्य लिखा गया उनकी जो विशेषताएं थी उन पर ज्यादा बात की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस ग्रंथ को इतिहास न मानकर इतिहास लेखन की दिशा में किए गए प्रथम प्रयास के रूप में स्वीकार किए हैं। तो देखो बच्चों, इस ग्रंथ का जो महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि ये सबसे पहला ग्रंथ है और जब भी हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में वो कोई भी कार्य परफेक्ट नहीं होता, मतलब पूरा नहीं होता। लेकिन यदि हम उसका प्रयास ही शुरू नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कमियां क्या थी। तो इस ग्रंथ का मतलब जो फ्रेंच विद्वान ने गासा दतासी ने जो ग्रंथ दिया, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन यहाँ से शुरू हो गया। इनके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर। सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने, सिंगर नहीं ये सेंगर आएगा, शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं का विवरण दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ में कवियों के जन्म काल तथा रचना काल का भी संकेत किया, यानी कि उन्होंने थोड़ा रिफाइंड किया इसको। 1000 कवियों का वर्णन किया, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में बहुत कुछ बताया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इतिहास की दृष्टि से इस ग्रंथ को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते, परंतु फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की रचना सामग्री यहाँ व्यापक रूप में प्राप्त हो जाती है, जिससे परवर्ती इतिहास लेखकों को बहुत सहायता मिली। परवर्ती मतलब इनके बाद जो लेखक आए, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि कवियों का विवरण दे दिया, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में बता दिया, लेकिन इन्होंने भी उसको काल खंडों में मतलब टाइम पीरियड में विभाजित नहीं किया। इसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। शिव सिंह सेंगर के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का नाम लिया जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ मानते हैं, मतलब जो एक तरह से वो ग्रंथ जो प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में कवियों एवं लेखकों का काल क्रम अनुसार वर्णन किया और इसके साथ उन्होंने तत्कालीन कवियों की प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला। प्रवृत्तियां मतलब उनके साहित्य की जो विशेषताएं थी उन पर भी उन्होंने बात की। इस ग्रंथ का विभाजन विभिन्न कालखंडों में भी किया गया है। गौण कवियों का परिचय अध्याय के अंत में दिया गया है। गौण कवि मतलब जो कुछ कम प्रसिद्ध रहे, मतलब छिपे हुए से रहे, उनका वर्णन भी इन्होंने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने न केवल काव्य की प्रवृत्तियों का वर्णन किया बल्कि उनकी सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों का भी वर्णन किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम पर चर्चा करते हुए चारण काव्य, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य आदि की भी चर्चा की। मतलब उन्होंने थोड़ा सा उसको विशेषताओं के आधार पर बांटने का भी प्रयास किया। उन्होंने 16वीं-17वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है कि यदि तांसी के ग्रंथ को, मतलब जो गासा द तांसी की हमने बात की थी, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कहा जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर प्रस्तुत करने वाला पहला ग्रंथ कहा जाएगा। इस काल में कुछ अन्य लेखक भी हुए जिनकी रचनाएं थी जो बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध नहीं होती हैं, फिर भी आरंभिक काल में कुछ अन्य विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, जिनमें से एक है एडविन ग्रीव्स।
इनकी रचना का नाम है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसी प्रकार फ्रांस के एक अन्य लेखक हैं जिनका नाम है तेन। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी। इसी परंपरा में एक अन्य लेखक है पंडित महेश दत्त शुक्ल। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्य संग्रह। इसमें भी इन्होंने कुछ प्राचीन कवियों की जीवनियों और रचनाओं का वर्णन किया है। इसी प्रकार राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुई, में भी कुछ कवियों का परिचय मिलता है। बाबू श्याम सुंदर दास की हिंदी भाषा और साहित्य रचना भी इसी काल में प्रकाश में आई, परंतु यह रचना भाषा विज्ञान से अधिक संबंध रखती है। मतलब कि वो हिंदी साहित्य की अपेक्षा हिंदी भाषा के बारे में ज्यादा बात करती है। इनके अतिरिक्त डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल आदि ने भी कुछ इतिहास संबंधी ग्रंथ लिखे। इनके इसी आरंभिक काल में ही अन्य जो लेखक हैं उनका नाम है मिश्र बंधु। मतलब ये भाई 2-3 भाई थे। मिश्र बंधुओं ने इस काल में मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा, जो कि एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के 3 भाग, इसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना को इतिहास की संज्ञा नहीं दी, बल्कि उन्होंने इसे एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ बनाने का प्रयास किया। इस ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया। यानी कि जो पहले किसी ने 750, किसी ने 1000 इतने कवियों का वर्णन किया था, मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों का वर्णन कर दिया। और इस ग्रंथ को 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित किया, यानी कि कालक्रम के अनुसार उन्होंने इसको बांट भी दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ के महत्व को स्वीकारते हुए कहते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चों वो साहित्यकार हैं, वो इतिहासकार हैं जिन्होंने सबसे वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसको हम आज भी मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल भी ये कहते हैं कि कवियों के जो परिचय थे, कवियों के बारे में जो जानकारी थी, वो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से ही ली है। मिश्र बंधुओं ने कुछ नवीन कवियों को भी प्रकाश में लाने का प्रयास किया, अतः यह ग्रंथ परवर्ती इतिहास लेखन के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। विकास काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा शब्द सागर की भूमिका के रूप में किया गया। शुक्ल जी के इस ग्रंथ का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में हिंदी का आविर्भाव 7वीं शताब्दी से माना तथा हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1050 से स्वीकार किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। उन 4 कालखंडों के नाम हैं वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। आगे चलकर उन्होंने भक्ति काल की भी 4 धाराओं का वर्णन किया। ये धाराएं हैं निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण राम भक्ति शाखा और सगुण कृष्ण भक्ति शाखा। बच्चों इनके बारे में जो हम जानकारी लेंगे वो जब हम अगला वीडियो बनाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, उसमें हम ये जो शाखाएं हैं, ये जो नाम हैं, इनके बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। तो अभी आपको इतना ही समझना है कि भक्ति काल में 4 काव्य धाराएं हुई, 2 निर्गुण की हैं और 2 सगुण की हैं। तो निर्गुण की हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी और सगुण की हैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में विभिन्न कवियों तथा साहित्यकारों के जीवन चरित्र के साथ साथ उनकी रचनाओं की साहित्यिक महत्ता पर भी प्रकाश डाला। शुक्ल जी ने लगभग 1000 कवियों और साहित्यकारों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया। आधुनिक काल में भी शुक्ल जी के द्वारा दिया गया काल विभाजन तथा नामकरण स्वीकार किया जाता है, परंतु वीर गाथा काल नाम विद्वानों के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। तो मतलब जो पहला काल है आरंभिक काल, उसको शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया था, लेकिन जो कि स्वीकार नहीं किया गया और बाद में उसे आदिकाल के नाम से जाना गया। फिर भी हमें यह मानना होगा कि शुक्ल जी एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे।
उन्होंने साहित्य इतिहास लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया तथा बाद में अन्य लेखकों ने इनके इतिहास ग्रंथ को आधार बनाकर साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे। इस युग के अन्य इतिहास लेखन में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, सूर्यकांत शास्त्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि लेखकों के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। वर्तमान काल। अब देखो, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है वो निरंतर चलती रही, तो इसमें आगे जो नाम आता है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उनके द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। इस ग्रंथ में लेखक ने इतिहास की दृष्टि से एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। द्विवेदी जी ने देश की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति तथा लोक परंपराओं के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने हिंदी साहित्य के संदर्भ में अपने सर्वथा नवीन एवं मौलिक विचार दिए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने भक्ति आंदोलन के बारे में घोषणा की है कि भक्ति आंदोलन तत्कालीन पराजित हिंदू जाति का परिणाम नहीं है और ना ही वह इस्लाम की प्रतिक्रिया है, बल्कि वह मानते हैं कि 7वीं-8वीं शताब्दी में जब देश में इस्लाम धर्म की छाया भी नहीं पड़ी थी, तब दक्षिण के वैष्णव भक्तों में भक्ति का विकास होने लगा था। द्विवेदी जी लिखते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा होता जैसा आज ही है। यानी कि हम ये ना माने कि इस्लाम धर्म आने के कारण देश में हिंदू धर्म या हिंदू भक्ति, सनातन भक्ति का प्रचार होने लगा, बल्कि वैसा होना ही था। और उस काल में जो भक्ति की धारा बही या भक्ति का आंदोलन हुआ वो वैसा ही होता चाहे इस्लाम आता या ना आता, ऐसा ये मानते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के पश्चात द्विवेदी जी ने 2 अन्य इतिहास संबंधी ग्रंथ लिखे, जिनके नाम हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। द्विवेदी जी के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का योगदान विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। उनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया: संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। इसके अतिरिक्त लेखक ने जैन, सिद्ध तथा नाथ पंथियों को भी साहित्य में स्थान दिया। राम कुमार वर्मा का यह ग्रंथ पाठकों में काफ़ी लोकप्रिय रहा है, परंतु यह ग्रंथ केवल भक्ति काल तक ही सीमित है। मतलब कि इस ग्रंथ में केवल भक्ति काल तक के ही साहित्य का वर्णन मिलता है, बाद के साहित्य का नहीं मिलता। इनके पश्चात डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर कृष्णलाल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने इतिहास संबंधी ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। इन लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य; डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आधुनिक हिंदी साहित्य; डॉक्टर कृष्णलाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास; डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास; डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का क्रम यहाँ तक भी नहीं रुका, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन बंद हो गया। ये क्रम निरंतर चलता रहा और आज भी चल रहा है। कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा काफ़ी लंबी है और आज भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। अनेक शोधार्थी निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हैं। कुछ विद्वान साहित्य इतिहास की पुनर्लेखन पर भी कार्य कर रहे हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि गासा द तांसी ने जिस परंपरा का प्रारंभ किया वह आज एक विकसित परंपरा के रूप में हमारे सामने है। धन्यवाद।